नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उस जमी बर्फ की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे पिघल रही है। क्या वाकई में पिघलने लगी रिश्तों की जमी बर्फ? दरअसल आज सतीश पूनिया ने मैडम से मुलाकात की, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। 13 सिविल लाइंस पर यह मुलाकात हुई, यानी कि वसुंधरा राजे के आवास पर जाकर सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। पूनिया पहुंचे थे 13 सिविल लाइंस मैडम से मिलने। निहारिका राजे की तबीयत चल रही नासाज और लगभग 6 महीने से वो अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि उनको ब्रेन कैंसर है और उसका इलाज किया जा रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है। शायद निहारिका की तबीयत पूछने के लिए सतीश पूनिया पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद बीजेपी ऑफिस में बाकायदा मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रही, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में दोनों के रिश्तों की जो बर्फ जमी हुई थी क्या वो धीरे धीरे पिघलने लगी है। क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाढ़ के हालातों के बाद हवाई सर्वे कर रही थी और उस पर जब सतीश पूनिया से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो जमीनी कार्यकर्ता हवा में उड़कर वो दौरे नहीं करते हैं, तंज कसा गया था। लेकिन आज इस मुलाकात के बाद क्या वाकई में दोनों के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे पिघल रही है? क्योंकि डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मैडम से मुलाकात करने पहुंचे, 13 सिविल लाइंस पहुंचे और इस दौरान माना जा रहा है कि निहारिका राजे की तबीयत जानने के लिए शायद सतीश पूनिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन इससे यह उम्मीद लग रही है कि शायद जो बर्फ जमी हुई बताई जा रही है तो वो धीरे धीरे पिघल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ा मैसेज दिया। आज प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान के दौरान एक बड़ा मैसेज दिया गया और कहा गया कि कहते हैं कि पंजाब के बाद राजस्थान की बारी है, यानी परिवर्तन राजस्थान में होगा। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि अब मुझे 10 से 15 साल तक कुछ नहीं होने वाला। दरअसल बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज थी, उसके बाद उनको स्टंट भी डाला, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन अब स्वास्थ्य लाभ के बाद वो पूरे तरीके से सही हैं। लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने ली और आज प्रशासन शहरों के संग अभियान का उन्होंने आगाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सचिवालय पहुंचे गांधी जी को नमन करने, वो गांधी सर्किल पहुंचे गांधी जी को नमन करने, इसके अलावा पीसीसी भी वो पहुंचे और अब वो कह रहे हैं कि मुझे 10-15 साल तक कुछ नहीं होने वाला। अब कोई दुखी हो तो हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। राज्य में अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारी पार्टी के ही कुछ लोग जरूर लाइन पार कर देते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अभी भी चाहती है कि फिर से सरकार बने, यानी कि 2023 के चुनाव में एक बार फिर से गहलोत सरकार रिपीट हो। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को जवाब भी दिया गया जो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से पंजाब में फेरबदल हुआ उस तरीके का फेरबदल राजस्थान में हो सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अब वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और 10 से 15 साल उनको अब कुछ नहीं होने वाला है। अब कोई दुखी हो तो हो, ये दरअसल उन पर तंज जो ये सोच रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री पंजाब के तर्ज पर यहां से हट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर उनके सपने पूरे नहीं हो रहे और अगर उनको दुख हो रहा है तो हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। राज्य में अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी इसका मतलब होता है कि जब एक पार्टी लंबे वक्त तक सरकार में रहती है तो जनता की कुछ उम्मीदें ऐसी होती हैं जो शायद पूरी नहीं हो पाती और उससे सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राज्य में अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। शायद इसके पीछे की वजह यह होगी कि कोरोना काल में जिस तरीके का बेहतर प्रबंधन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, जनता का पूरा भरोसा उनको मिला। चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया गया, अब प्रशासन शहरों के संग अभियान को लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोग जरूर है जो लाइन को पार कर देते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अभी भी सरकार बनाना चाहती है। तो गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा वो लोग सोचते जिनके सपने में मोदी आते हैं।
अगले 15 से 20 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अब कोई दुखी हो तो हो, सरकार 5 साल चलेगी और रिपीट भी होगी। अगली बार भी खुद के ही नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने कहा कि अगली बार फिर से धारीवाल को ही यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। दरअसल यूडीएच मंत्री के तौर पर शांति धारीवाल न सिर्फ 2012 बल्कि अब 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान को चला रहे हैं। 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया। आज की बात की जाए 51,000 का टारगेट रखा गया है। 5,000 करोड़ के आसपास के राजस्व की बात की जा रही है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगली बार मेरे ही नेतृत्व में सरकार बनेगी और जैसे ही मेरी सरकार बनेगी एक बार फिर से शांति धारीवाल को ही यूडीएच मंत्री बनाया जाएगा। वहीं लंबे वक्त के बाद सीएमआर पर रौनक दिखी, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर लंबे वक्त के बाद रौनक नजर आई। मंत्री, विधायक, अफसर, आम लोग और मीडिया कर्मी सीएमआर पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री की सेहत जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से खराब चल रही थी, डॉक्टर्स ने भी उनको सलाह दी थी कि ज्यादा लोगों की सीधे संपर्क में आने से बचें। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की मीटिंग्स और बाकी काम किए जा रहे थे, लेकिन एक लंबा वक्त बीता जिसके बाद मंत्री, विधायक, अफसर, आम लोग और मीडिया कर्मी सीएमआर पहुंचे। इससे पहले चिरंजीवी योजना के शुभारंभ पर ऐसा नजारा देखने को मिला था। बाद में कोरोना और स्वास्थ्य कारणों से सीएमआर पर कार्यक्रम नहीं हुआ। आज गांधी जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से फिर रौनक लौटती नजर आई। मंत्री, विधायक और अफसर आपस में करते दिखे ये चर्चा। मुख्यमंत्री गहलोत से भी सभी ने मुलाकात की। आज सीएमआर के अफसर भी रौनक देखकर प्रफुल्लित नजर आए। वहीं यहां से प्रशासन शहरों के संग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज आज से हो चुका है, जो मार्च तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री ने अभियान की पुस्तिका का विमोचन भी किया और इस पुस्तिका के अंदर तमाम वो चीजें, वो जानकारी जिससे आप ये समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है उसमें आप किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार ने कहां कहां पर छूट दी है, कहां कहां पर नियम को बदला गया है और कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। गहलोत ने 5 व्यक्तियों को भी पट्टे वितरित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, इस अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले प्रेमचंद को पट्टा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों दिलाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने हुसैन खान को पट्टा दिया। कौशल्या को 1,000 की सहायता का प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री के हाथों दिलाया गया। चौथे नंबर पर भगवती देवी, जिनको पेंशन सहायता का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। और 5वें नंबर पर पूजा, जिनको विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया गया। कुंजीलाल मीणा ने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, अभियान के बारे में बारीकी से बताया और प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया कि जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, उस अभियान के जरिए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने एक शब्द भी बोला, एक लाइन बोली कि इस तरीके का अभी जो अभियान चल रहा है, भूते न भविष्यते, यानी ना तो पहले हुआ है और ना आगे होने वाला है, क्योंकि 501 रुपए में भी पट्टे देने का प्रावधान इस अभियान के जरिए किया गया है। और अब बात करते हैं हाउसिंग बोर्ड के मोबाइल ऐप की। RHB आवास को लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। हाउसिंग बोर्ड करवाएगा सभी शहरों में आवास की आवश्यकता का डिमांड सर्वे। और ये बेहतरीन एक योजना, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। भविष्य में इस सर्वे के आधार पर ही आवासीय योजना लॉन्च होंगी, यानी किस इलाके के अंदर 2 BHK ज्यादा चाहिए, किस इलाके में 1 BHK ज्यादा चाहिए, किस इलाके में 3 BHK ज्यादा चाहिए, किस इलाके के अंदर, किस रेंज के अंदर लोगों को आवासीय योजनाओं के जरिए सुविधा चाहिए, वो इस ऐप के जरिए साकार हो पाएगी। और सबसे फिजिबल जो आवासीय योजना है वो धरातल पर काम करती नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको यह एप्लीकेशन मिल जाएगी। iOS ऐप से भी निःशुल्क आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। RHB कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड डिमांड सर्वे कराएगा।
नगर निकाय क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के आवासों की आवश्यकता जानने के लिए डिमांड सर्वे होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत ये सर्वे करवाए जाएंगे। आरएचबी नगर निगम और नगर निकायों से जमीन खरीदकर या आवंटित कर वहां योजनाएं विकसित करेगा। सर्वे में यूजर से यह जानकारी मांगी जाएगी कि उसे किस श्रेणी का आवास चाहिए, जैसे 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए या फिर स्वतंत्र आवास यानी कि इंडिपेंडेंट फ्लोर चाहिए। इसके बाद उसे ऐप में लागत भरनी होगी कि उसे कितनी लागत का आवास चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपको 8 से 10 लाख रुपए का आवास चाहिए, आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए का है और आपको 2 BHK चाहिए, तो आप ये सारी डिमांड भर सकते हैं। 1 BHK चाहिए, आप डिमांड भर सकते हैं। 12 से 15 का चाहिए, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 से 25 का चाहिए या फिर 30 से 40 लाख रुपए का चाहिए, ये सब ऑप्शन आप बाकायदा इस एप्लीकेशन के जरिए भर सकते हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK किस शहर में चाहिए, ये भी आप भर सकते हैं। यानी कि इसके बाद शहर अंकित करें और अंत में सबमिट बटन दबाकर आपको इस सर्वे को पूर्ण करना है। यानी कि आप जो चाह रहे हैं वो इस एप्लीकेशन के जरिए आरएचबी तक पहुंच जाएगा। वो फिर देखेगा कि किस इलाके के अंदर किस तरीके की डिमांड क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए कि अलवर के किसी हिस्से में ज्यादा डिमांड है कि 2 BHK चाहिए, 15 से 20 लाख के आसपास चाहिए, 12 से 15 लाख का चाहिए, तो फिर वहां पर उसी तरीके की योजना को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो वहां के लोग हैं उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक वहां आवास उनको उपलब्ध हो जाएगा और दूसरा जो सरकारी आवास हैं वो खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि बीते सालों में हमने ये भी देखा, हालांकि अब ये स्थिति नहीं है, लेकिन बीते सालों में हमने ये भी देखा कि सरकारी आवास तो बन जाते हैं लेकिन उनको लेता नहीं, क्योंकि डिमांड उस तरीके की नहीं आती जिस तरीके से उनको क्रिएट किया जाता है। और शायद इसीलिए पहले ये समझा जाएगा कि जनता चाहती क्या है और उसके बाद फिर वो चीजें बनाई जाएंगी ताकि हाथों हाथ जनता को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो। और अब बात करते हैं बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बीजेपी ने दिखाई एकजुटता। वसुंधरा राजे भी बैठक के अंदर शामिल हुई। सतीश पूनिया, अरुण सिंह, ओम माथुर, चंद्रशेखर, सीपी जोशी, कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौड़, कनकमल कटारा समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाबचंद कटारिया बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं अर्जुन मेघवाल, भारतीबेन सियाल भी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अलग अलग कारणों से सभी की अनुपस्थिति रही है। बैठक में दरियावद और वल्लभनगर में संभावित नामों पर चर्चा भी की गई है। दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। एक सीट पर कांग्रेस के विधायक जीते थे और एक सीट पर बीजेपी के विधायक जीते थे। यानी कि दरियावद में बीजेपी के विधायक जीते थे और वल्लभनगर में कांग्रेस के विधायक जीते थे। दोनों की मृत्यु के बाद सीटें खाली और चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं। ऐसे में रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर मंथन किया गया और किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लेकर मंथन किया गया। जिला परिषद चुनाव से पूर्व की रणनीति बनी है। राज्य सरकार के खिलाफ आगामी विरोध प्रदर्शनों पर भी रणनीति बनाई गई कि सरकार को वो कौन कौन से मुद्दे जिस पर सड़कों पर उतरकर घेरने की जरूरत है। आज अच्छी चीज ये रही कि एकजुटता का संदेश बीजेपी लंबे वक्त के बाद देने में कामयाब रही। और अब बात करते हैं पानी पानी राजधानी की। दरअसल 1 घंटे जमकर बारिश राजधानी जयपुर में हुई और उसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश ने एक बार फिर से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। प्रभु मार्ग टोंक रोड पर बारिश का पानी भर गया। टोंक रोड पर जगह जगह जाम के हालात बन गए। गोपालपुरा बाईपास हो, तारों की कूट हो, एयरपोर्ट हो, दरिया बनती हुई सड़कें नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट की पार्किंग पानी से लबालब हो गई। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से पार्किंग में पानी भर गया। यात्रियों को कारों तक पहुंचने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान पोर्च एरिया में भी पानी भर गया। भारी ट्रैफिक जाम से लोग परेशान होते हुए नजर आए और यह हर बार होता है जब भी जयपुर के अंदर जमकर मेघ बरसते हैं तो फिर पानी पानी राजधानी हो जाती। जगह जगह पानी नजर आता है, सड़कें दरिया बन जाती हैं और जो गलियां होती हैं वो नदियां बन जाती हैं।
और बात करते हैं ईमानदारी और सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती आज है। सादगी और देशभक्ति के दम पर देश के उप प्रधानमंत्री बने। ईमानदारी और स्वाभिमानी छवि के चलते आज भी सम्मान से उनको याद किया जाता है। सार्वजनिक जीवन में भी शास्त्री जी ने पेश की तमाम मिसालें। कार्यकाल में रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री ने खुद इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री 19 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करवाया। शास्त्री जी ने ही देश को दिया था जय जवान जय किसान का नारा। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता के लिए सरकार चलाई जाती थी, अब देश बनाने के लिए सरकार बनी है। कृषि कानूनों का विरोध करने पर हमला विपक्ष मुद्दा बना रहा है क्योंकि मोदी की सफलता का डर है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार, किसान को सशक्त बनाना है। कई दौर की बात हो चुकी है। कृषि कानूनों का विरोध सियासी धोखा है। दिवंगत माधवराव सिंधिया को भी अपना बनाया बीजेपी ने। आइकन के रूप में अपनाएगी मध्य प्रदेश बीजेपी। पिछले साल बेटे ज्योतिरादित्य शामिल हुए थे बीजेपी के अंदर और अब इस साल मोदी मंत्रिमंडल में मिला अहम पद। हालांकि ताउम्र कांग्रेस के लिए वफादार रहे माधवराव। ग्वालियर से 1984 में अटल जी को हराया था माधवराव ने। फिर भी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में बीजेपी ने माधवराव सिंधिया की छतरी पर आयोजित की भजन संध्या भी। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया। फुटबॉलर अमरिंदर सिंह का कंफ्यूजन। पंजाब में उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों चर्चाओं में है। पहले पंजाब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिलते नजर आए, लेकिन मिलते जुलते नाम के कारण कई बार उठानी पड़ी है परेशानी। भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर का नाम भी अमरिंदर सिंह है। कई लोगों ने ट्विटर पर उनको भी जोड़ा पंजाब घटनाक्रम से और इसके बाद फुटबॉलर को आगे आना पड़ा सफाई देने। कैप्टन अमरिंदर ने भी फुटबॉलर के प्रति सहानुभूति जताई है। बाबुल सुप्रियो को मिलेगा इनाम। शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती ममता सरकार में। शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। जीतने पर सुप्रियो को बनाया जा सकता मंत्री। मोदी सरकार में भी शहरी विकास राज्य मंत्री थे सुप्रियो, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उनको इस पद से हटाया गया और अब ममता की सरकार में अगर वो चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं तो फिर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कायम। जाति आधारित जनगणना शुरू करने की मांग की नीतीश ने। इसके लिए एनडीए समन्वय समिति के गठन की भी मांग की। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, विपक्षी पार्टियां भी जेडीयू पर हमलावर हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाने के लिए हमलावर हैं। इतने साल गठबंधन के बावजूद विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया गया है। और अब बात करते हैं जिग्नेश और कन्हैया की। क्या वाकई में राहुल के पसंद है? कन्हैया की एंट्री को लेकर कई कांग्रेसी असमंजस में है, लेकिन राहुल के पसंद की वजह से एंट्री हुई थी। कन्हैया की वामपंथी छवि की वजह से थी असमंजस की स्थिति। फिर भी राहुल गांधी का मिला कन्हैया को सपोर्ट। दूसरी तरफ जिग्नेश मेवाणी भी है मोदी सरकार के प्रखर विरोधी। अब हिंदी भाषी वक्ताओं को अगले साल इस्तेमाल करेगी कांग्रेस। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं का भरपूर इस्तेमाल कांग्रेस करती हुई नजर आने वाली है। वाराणसी से प्रियंका का चुनाव अभियान। 9 अक्टूबर को पितृपक्ष के बाद करेंगी भव्य रैली। पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। इससे पहले राज्य भर में प्रतिज्ञा यात्रा आयोजित करेगी कांग्रेस।
27 सितंबर को भी प्रियंका ने तैयारियों को लेकर चर्चा की थी। प्रियंका जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, साथ ही जिला स्तर पर वार रूम स्थापित करने को लेकर भी कहा गया है। बड़े चौधरी जयंत की ताजपोशी बीजेपी के लिए संकेत। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आए भूमिका में पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय के प्रमुख नेता की भूमिका में नजर आए। दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह के पास ये भूमिका थी। गत दिनों पगड़ी समारोह में बड़े चौधरी के रूप में अभिषेक हुआ था। 36 जाट खापों के प्रमुखों के साथ नरेश टिकैत मौजूद रहे थे। जाट समुदाय मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों से खफा है। ऐसे में जाट समुदाय दिखाना चाहता मोदी सरकार को आईना। पगड़ी समारोह में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे।